दोस्तों क्या हाल है। जैसा मैंने आपको वादा किया था, आपके लिए वाइंडिंग अप का वीडियो ले आया हूं सर। एक चीज बता देना चाहता हूं, आप लोगों का बहुत मन कर रहा होगा कि सर वाइंडिंग अप छोड़ दे क्या, वाइंडिंग अप छोड़ दे क्या। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दोस्त, इस रिवीजन वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ाने वाला हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। अगर एक ऐसा प्रोविजन है जो आज तक एग्जाम में नहीं आया है, मैं उसको स्किप कर दूंगा, ताकि आप सिलेक्टेड स्टडी कम से कम करके जा सको, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए या फिर मान लो भूले भटके अगर एमसीक्यू आए तो दोस्त आप छूने लायक हो जाओ। तो इसलिए दोस्त ये वीडियो जरूर देख लेना। और आपको एक और चीज बता देता हूं, ये वीडियो दो पार्ट में आने वाला है। ये पार्ट वन है और इसके बाद आपको इतना ही छोटा एक दूसरा पार्ट टू भी मिल जाएगा। वो दोनों मिला के आपका वाइंडिंग अप खत्म हो जाएगा। और एक चीज बता दूं, अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है, अगर आपको वीडियो पूरा अंडरस्टैंड करना है, अभी एग्जाम है 2 दिन बाद तो बिल्कुल भी मत देखना, लेकिन अगर पूरा वीडियो देखना है आपको तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां वाइंडिंग अप का पूरा वीडियो 4 घंटे में कवर्ड है। अब सर सुनो, शुरू करते हैं बिना और डिले किए। सेक्शन 294 बताता है सर वाइंडिंग अप क्या होता है। वाइंडिंग अप क्या होता है दोस्त, वाइंडिंग अप मतलब या तो इस एक्ट के अंदर वाइंडिंग अप बोल लो, या फिर जो आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर लिक्विडेशन है वो भी वाइंडिंग अप हो जाता है। ये चैप्टर 4 पार्ट में बटा हुआ है। पार्ट 2 और पार्ट 4 आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, रेलिवेंट है पार्ट 1 और पार्ट 3 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 क्या कहते हैं सर, वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल। सर अगर आज के डेट पे कोई आपको पूछे वॉलंटरी वाइंडिंग अप हो सकता है क्या, नहीं, जब से इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया है वो पार्ट जो है वो ओमिट हो गया है। और सर पार्ट 1 क्या है, वाइंडिंग अप ट्राइब्यूनल। जब आपका ट्राइब्यूनल जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल होता है वो आपकी कंपनी का वाइंडिंग अप करे तो आपका क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और जो पार्ट 3 है जो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगा, वो कुछ कॉमन प्रोविजन होंगे। अब आते हैं दोस्त पार्ट 1 क्या है। पार्ट 1 सर देखो, ये चैप्टर शुरू होता है सेक्शन 270 से, जाता है 365 तक। ऐसा लगता है बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन इतने सारे सेक्शन नहीं है सर, आधे से ज्यादा तो ओमिट हो गए, आधे से ज्यादा इररिलेवेंट है। पार्ट 1 वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल, ये सेक्शन 270 से शुरू होता है। जो सेक्शन 270 है वो बोलता है कि भैया अगर तुमको ट्रिब्यूनल से वाइंडिंग अप करवाना है ना, तो तुम्हारे लिए पार्ट 1 एप्लीकेबल हो जाएगा। कहते हैं प्रोविजन ऑफ पार्ट 1 शैल अप्लाई टू वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल। अगर ट्राइब्यूनल वाइंडिंग अप कर रहे हैं तो पार्ट 1 एप्लीकेबल होगा। 271 से शुरू होता है। 271 मेरे साथ याद करते चलो सर। एक कंपनी है, मान लो बंद लिमिटेड। कंपनी क्या है, बंद लिमिटेड। अगर बंद लिमिटेड को बंद होना है, बाइंड अप होना है, तो उसको किसके पास जाना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल के पास। अब सर ट्राइब्यूनल 5 सर्कमस्टेंस ऐसे हैं जिसमें आपकी कंपनी वाइंडिंग अप कर सकती, वाइंडिंग अप कर देगी। धमका रही है सर, ये 5 चीजों में कुछ भी करोगे ना तो वाइंडिंग अप कर देंगे। पहला, अगर आपकी कंपनी ने खुद से डिसाइड किया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि हमको वाइंड अप कर दो, तो ट्राइब्यूनल आपको वाइंड अप कर सकती है। दूसरा, अगर कंपनी ऐसी हरकत कर रही है जो ये 5 चीजों के अगेंस्ट है, कि कौन से 5 चीजों सर, इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। सर ये मैंने आपको पीएमएलए में भी बोला था, मैंने आपको एफसीआरएम में भी बोला था, ये 5 चीजें याद कर लो। इंटीग्रिटी एंड सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड डिसेंसी। अगर इसके अगेंस्ट आप एक्ट कर रहे हो, या फिर सर अगर रजिस्ट्रार ने, आरओसी ने, या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया कि भैया तुम्हारी कंपनी जो है वो फ्रॉड कर रही है और उसके वजह से इट इज प्रॉपर दैट द कंपनी बी वाउंड अप, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। या तो अफेयर्स फ्रॉडलेंटली कंडक्ट हो रहे हैं, या फिर कंपनी फॉर्म ही हुई है फ्रॉडलेंट या अनलॉफुल पर्पस के लिए, या फिर पर्सन कैरिंग ऑन द कंसर्न विद द फॉर्मेशन और मैनेजमेंट आर गिल्टी ऑफ फ्रॉड और मिसकंडक्ट। मतलब सर या तो कंपनी फ्रॉडलेंटली काम कर रही है, या फिर फ्रॉड के लिए बनी है, या फिर जो लोग कंपनी चला रहे हैं ना वो फ्रॉड है। और सर कंपनी को बंद कर देना सही चीज होगा, इट इज प्रॉपर दैट द कंपनी बी वाउंड अप। और ऐसा एप्लीकेशन कौन दे रहा है, या तो आरओसी दे रहा है, या फिर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है दोस्त, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है। तो दोस्त आपका कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। कौन करेगा, ट्राइब्यूनल करेगा। उसके बाद सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अगर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न के फाइलिंग में डिफॉल्ट कर दिया है, और वो डिफॉल्ट पिछले 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, दोस्त वर्ड है 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर। अगर 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर है नहीं चलेगा। अगर 4 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर है, उसके पहले एक बार फाइल किया था और उसके पहले 4 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर है तो भी नहीं चलेगा। एक साथ 5 फाइनेंशियल ईयर होने चाहिए जब फाइल नहीं किया है। और सर ट्राइब्यूनल, अगर लास्ट पॉइंट है कि अगर ट्राइब्यूनल को लगता है इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द कंपनी बी वाउंड अप, in that case the tribunal will wind up. 5 cases sir, special resolution, acted against integrity or sovereignty of the state. थर्ड, अगर आपका फ्रॉड है और इट इज प्रॉपर दैट द कंपनी बी वाउंड अप। फोर्थ, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में 5 साल कंटिन्यूअस डिफॉल्ट हुआ है, या फिर इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब क्या सर, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि हाँ ये सही है कि भैया कंपनी फाइल हो जानी चाहिए, वाइंडिंग अप हो जाना चाहिए, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है दोस्त। 3 एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है कि आपका वाइंडिंग अप हो जाना चाहिए किस केस में। पहला, अगर आपके मैनेजमेंट में डेडलॉक हो गया है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपस में काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम,
मतलब आपका कंपनी जिस पर्पस के लिए बना था वो पर्पस ही अभी नहीं रहा। तो ये सारी चीजें हैं सर जिसकी वजह से आपकी कंपनी क्या है, जस्ट एंड इक्विटेबल लगेगा, तो वाइंड अप हो जाएगी। ब्रॉडली पॉइंट है जस्ट एंड इक्विटेबल। अब सर अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो ऐसा नहीं ना कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आके एप्लीकेशन दे दिया कि कंपनी बंद करो, चलो चलो इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल। नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी को वाइंड अप करवाना है ना तो कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ लोग ही एप्लीकेशन दे सकते हैं। पहला तो कंपनी खुद, अब स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रही है तो कंपनी खुद ही एप्लीकेशन देगी। लेकिन अगर कंपनी तुम खुद जाके एप्लीकेशन दे रहे हो ना, तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मतलब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं, उसको अटैच करके ले जाना ताकि ट्राइब्यूनल आपकी स्थिति को इवैल्यूएट कर सके। सेकंड, कंपनी के अलावा और कौन इंपॉर्टेंट होता है सर? कंपनी में मेंबर्स। मेंबर्स और दूसरे वर्ड होता है सर, मेंबर के लिए जगह यहाँ पे एक ऑल्टरनेट वर्ड यूज किया इन्होंने, कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है वो अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो कॉन्ट्रीब्यूटरी भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और सर कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी वही कॉन्ट्रीब्यूटरी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जो या तो शेयर्स जिसको ओरिजिनली अलॉट हुए थे जब कंपनी आईपीओ या एफपीओ लाई थी, या फिर शेयर्स उसके पास पिछले 18 महीने में से कम 6 महीने उसने शेयर्स होल्ड किए हैं, या फिर शेयर्स उसके पास किसी शेयर होल्डर के डेथ के वजह से डिवॉल्व हुए हैं। ये तीन कंडीशन अगर मीट करते हो, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट करते हो और आप कॉन्ट्रीब्यूटरी हो, तभी आप एप्लीकेशन दे सकते हो। एंड इट डजंट मैटर वेदर यू आर अ होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स और नॉट, और वेदर द कंपनी हैज असेट्स और नॉट, और वेदर द कंपनी हैज सरप्लस असेट्स फॉर शेयर होल्डर्स और नॉट। ये तीनों चीजें मैटर नहीं करेगी। मतलब मैंने क्या बोला सर, पहला एप्लीकेशन कंपनी दे सकती है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अटैच करना पड़ेगा। दूसरा एप्लीकेशन और कौन दे सकता है? कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूटरी दे सकता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी लेकिन अगर दे रहा है ना एप्लीकेशन दोस्त, तो उसको तीनों में से कोई एक कैटेगरी में फॉल करना पड़ेगा। या तो उसको ओरिजिनली शेयर्स अलॉट हुए थे, या फिर वो पिछले 18 महीने में जब बाइंडिंग अप शुरू हो रहा है ना, उसके 18 महीने में पहले कम से कम 6 महीना वो शेयर होल्ड करता था, या फिर तीसरा शेयर्स हैव डिवॉल्व्ड ऑन हिम ड्यू टू द डेथ ऑफ द फॉर्मर होल्डर। तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी जो है एलिजिबल है पिटीशन फाइल करने के लिए वाइंडिंग अप का। अब पिटीशन फाइल कर रहे हो ना, इट डजंट मैटर वेदर यू आर होल्डर ऑफ अ फुल्ली पेड अप शेयर्स, वेदर द कंपनी हैज नो असेट्स एट ऑल, या फिर असेट्स है पर सरप्लस असेट नहीं है शेयर होल्डर के लिए, ये सब चीजें फर्क नहीं पड़ती है। सर तीसरा कौन फाइल कर सकता है? रजिस्ट्रार, जिसके पास आप सारे रजिस्ट्रेशन करते हो वो भी फाइल कर सकता है। लेकिन सर वो एक ग्राउंड में फाइल नहीं कर सकता कि कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। अगर कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो सिर्फ कंपनी फाइल करेगी। फोर्थ सर, जो पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। क्योंकि सर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली कब देते हैं? जनरली सर अपन ने केस 3 पढ़ा था ना, जहां पे आरओसी या फिर ये ऊपर आपको दिख रहा है फ्रॉड के केस में आरओसी या फिर पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन देते हैं। एंड लास्ट सर, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ सेक्शन 271 बी, मतलब सर अगर आपका जो सेक्शन 271 बी था, बी पॉइंट क्या था सर? अगर आप सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ, फ्रेंडली रिलेशन विद द स्टेट, पब्लिक मोरालिटी, ये सब के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एप्लीकेशन देगा। अब सर सुनो, जब भी एनसीएलटी को एक पिटीशन फाइल होता है ना, तो आरओसी को 60 डेज के अंदर अंदर अपना व्यू भी सबमिट करना पड़ता है कि मेरा इस वाइंडिंग अप के बारे में क्या ख्याल है। कितने दिन के अंदर सर? 60 दिन के अंदर अंदर आरओसी को सबमिट करना पड़ता है। सर व्यू बनाने में टाइम तो लगता है ना, इसलिए 60 दिन दिया है। अब दोस्त सुनो, क्या पॉइंट है, कौन कौन फाइल कर सकता है? कंपनी खुद, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर देना पड़ेगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी, अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन में फॉल करता है, और डजंट मैटर वेदर वो तीनों में से कोई भी केस है कि फुली पेड अप शेयर होल्ड करते हो, असेट नहीं है या सरप्लस असेट नहीं है। तीसरा, रजिस्ट्रार खुद भी फाइल कर सकता है। रजिस्ट्रार दोस्त, अगर आपको ये फास्ट लग रहा है ना तो आई एम सॉरी, बट आपको मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में प्रोसेस होता जाए। बस बने रहो, सुनते जाओ, कुछ तो एग्जाम में याद आएगा भाई। नसीब अच्छा रहा ना, एक एमसीक्यू टिक हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ा रहा हूं। थर्ड सर, रजिस्ट्रार फाइलिंग कर सकता है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में नहीं करेगा रजिस्ट्रार। फोर्थ सर, पर्सन ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिफ्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन केस इफ इट इज रिलेटेड टू सेक्शन 271 बी, मतलब इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अब सर 270 थी पावर ऑफ द ट्राइब्यूनल। अब आपने ट्राइब्यूनल को पिटीशन फाइल कर दिया, अब ट्राइब्यूनल क्या करेगा? या तो आपके पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेगा, या डिसमिस कर देगा, या कोई इंटरिम ऑर्डर पास कर देगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है कि ट्राइब्यूनल जो है 90 दिन के अंदर, जब तक आपको टाइम, जब आप एप्लीकेशन दोगे ना 90 डेज। सर 90 डेज क्यों दिया है? अरे आरओसी को ही 60 डेज दिया है व्यू सबमिट करने के लिए, तो ट्राइब्यूनल को 90 डेज टोटल देना पड़ेगा ना। वो या तो डिसमिस कर देगा विद और विदाउट कॉस्ट, मतलब सर जो आपका कॉस्ट हुआ है पिटीशन का, उसका क्या करना है, वो विद और विदाउट कॉस्ट डिसमिस कर सकता है, या फिर इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, या फिर एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर देगा जब तक वाइंडिंग अप ऑर्डर नहीं करता, और या फिर वाइंडिंग अप ऑर्डर कर देगा, या फिर अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट। डिसमिस कर देगा इंटरिम ऑर्डर, पीएनएल। सर ये जो प्रोविजनल लिक्विडेटर और इंटरिम ऑर्डर है ना, ये आप दोनों समझ लो एक ही है कि इंटरिम ऑर्डर या तो डिसमिस कर देगा, या इंटरिम ऑर्डर पास करेगा, या वाइंडिंग अप ऑर्डर पास कर देगा, सच अदर ऑर्डर। अब सर सुनो, अगर अगर ग्राउंड्स जो है, अगर कोई पिटीशन फाइल कर रहा है और पिटीशन का ग्राउंड्स ये है कि भैया इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, तो सर इस केस में ट्राइब्यूनल को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। वो
ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप नहीं पास करेगा अगर उसको लगता है पहला कि भैया वाइंडिंग अप के अलावा कोई और रेमेडी अवेलेबल है, और सर द एप्लीकेंट इज एक्टिंग अनरीजनेबल बाय आस्किंग फॉर वाइंडिंग अप, वो वाइंडिंग अप बोल के बहुत गलत बोल रहा है, वाइंडिंग अप के अलावा भी और सोल्यूशन है, हम वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई वाइंडिंग अप करना मजाक नहीं है, जान निकल जाती है सारे लोगों की। तो सर क्या ऑर्डर पास करेगा पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, वो लिखा है सेक्शन 274 डायरेक्शन फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट ऑफ द अफेयर्स। सर सुनो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने सोचो, आप सोचो रिलायंस के अगेंस्ट आपने यहां पे वाइंडिंग अप का पिटीशन फाइल कर दिया, ट्राइब्यूनल ने पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया, अरे जाके रिलायंस से तो भी पूछ लो। तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, रिलायंस के पास जाएगा और बोलेगा रिलायंस तू ना ऑब्जेक्शन है तो कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर ले, या फिर तेरे को कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फाइल करना है तो वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फाइल कर ले। कितने दिन के अंदर, जिस दिन हम नोटिस भेज रहे हैं ना उसके 30 डेज के अंदर अंदर, क्योंकि भैया 90 डेज में तो हमको रिवर्ट करना है ना। और अगर देखो 30 डेज से ज्यादा चाहिए, कोई स्पेशल सर्कमस्टांस है या फिर कोई कंटिजेंसी है, तो देखो 30 डेज से ज्यादा भी मिल जाएंगे। और सर ये तो हो गया रिलायंस को, जो पिटिशनर है ना उसको बोल सकता है भाई तू थोड़ा सा सिक्योरिटी डिपॉजिट भी फाइल कर दे, क्योंकि हमको वाइंडिंग अप का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अगर सर कंपनी रिलायंस ने अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फाइल नहीं किया ना, तो उसका राइट टू अपोज पिटिशन स्टैंड्स फॉरफिटेड, मतलब अब वो पिटिशन को अपोज नहीं कर सकता, एंड द डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स विल बी पनिशेबल अंडर सबसेक्शन 4। यहां पे क्या पेनल्टी है सर नॉन कंप्लायंस का, वो देख लो कि भैया आप जेल जाओगे अप टू 6 मंथ्स एंड और फाइन 25,000 टू 5 लाख रुपीज। और नॉट ओनली दैट सर, जो आपका नॉन कंप्लायंस है ना उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन भी जा सकता है स्पेशल कोर्ट के सामने। कौन एप्लीकेशन फाइल करेगा, या तो आरओसी या प्रोविजनल लिक्विडेटरी या कंपनी लिक्विडेटरी या कोई भी और पर्सन। बेसिकली सर बात इतनी है कि कंपनी के पास आपको जाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर ऑब्जेक्शन मांगने के लिए, ऑब्जेक्शन और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर 30 दिन के अंदर मांगने के लिए। सेक्शन 275, 276, 277 कंपनी लिक्विडेटर के बारे में बात करता है सर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुन लो। कंपनी लिक्विडेटर कौन होता है सर, जैसे हमारे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है ना, वैसे कंपनी लिक्विडेटर होता है। वो या तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो सकता है या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर हो सकता है। या तो कौन हो सकता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कंपनी लिक्विडेटर का काम करेगा। अब सर कंपनी लिक्विडेटर जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर उसकी फीस कितनी होगी, कितना पैसा दोगे, आप क्या क्या चीजें देखोगे कि भैया जो कंपनी लिक्विडेटर अपॉइंट होने वाला है उसका क्या टास्क है, और कितनी बड़ी कंपनी, साइज ऑफ द कंपनी क्या है, और वो लिक्विडेटर का खुद का एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन क्या है। ये तीनों के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे टास्क ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर, साइज ऑफ द कंपनी एंड लिक्विडेटर एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। ये तीनों के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कितना उसका टर्म्स एंड कंडीशंस और फीस होना चाहिए। अब सर जैसे ही आप कंपनी लिक्विडेटर को अपॉइंट करते हो ना, 7 दिन के अंदर अंदर उसको बताना पड़ेगा मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और मैं आई डोंट इवन लैक इंडिपेंडेंस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का डिक्लेरेशन और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और ये थ्रू आउट होगा सर, ये वन टाइम नहीं है, थ्रू आउट द पीरियड होगा। अब सर ट्राइब्यूनल में अपॉइंट प्रोविजनल लिक्विडेटर एज कंपनी लिक्विडेटर बाय वाइंडिंग अप ऑर्डर, वो छोड़ दो, जो ऊपर उसने ऑर्डर दिया था ना, पहले वो प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट कर सकता है, बाद में वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है, तो वो ऐसा कर सकता है, प्रोविजनल लिक्विडेटर को ही कंपनी लिक्विडेटर बना दिया। तो बात क्या है सर, कंपनी लिक्विडेटर कौन हो सकता है, ये लोग हो सकता है कंपनी लिक्विडेटर। रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर, भाई अगर एक जने को लिक्विडेटर बना दिया ना, भले प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर, उसको 5 केसेस में आप निकाल सकते हो। 5 केस क्या है बॉस, CFA ID, सी क्या है सर, कंडक्ट, मिसकंडक्ट अगर किया, F फ्रॉड या मिसविएसेंस, एक्ट एक्ट अगर ही इज अनेबल टू एक्ट, आई अगर उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या फिर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है ड्यूरिंग द टर्म्स, या फिर डी अगर वो ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं करता या फिर प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट है। क्या 5 चीजें सर, सी कंडक्ट, मिसकंडक्ट, एफ फ्रॉड, फ्रॉडलेंट या फ्रॉड या मिसफिएसेंस करता है, ए ही इज इनएबल टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर, आई अगर उसका इंटरेस्ट लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, और डी अगर ड्यू डिलिजेंस में वो फेल हो जाता है या फिर प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस शो करता है, तो भैया आप उसको निकाल सकते हो। ये हो गया रिमूवल। रिप्लेस कब करोगे सर, अगर जो बंदा है उसको उसका डेथ रेजिग्नेशन या रिमूवल हो गया, तो आप उस बंदे को रिप्लेस कर दोगे, एक जने का काम दूसरे जने को कर दोगे। अब सर अगर कोई कंपनी लिक्विडेटर या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर वो ढंग से काम नहीं कर रहे, उसके वजह से कंपनी को जो नुकसान हुआ ना दोस्त, वो नुकसान वो भरने के लिए भी ऑर्डर बोल सकता है कि भैया तुम भरो, लेकिन उसके पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। सर कंपनी लिक्विडेटर का पॉइंट सिर्फ इतना ही याद करना है कि भैया उसको 7 दिन के अंदर अंदर, हम अपॉइंट करने के 7 दिन के अंदर अंदर उसको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का और लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का। सर इंटीमेशन टू प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड आरओसी एंड इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप, 277 जो है ना सर, इसका हेडिंग सिर्फ इंटीमेशन टू पीएल एंड प्रोविजनल लिक्विडेटर एंड कंपनी लिक्विडेटर एंड आरओसी है, लेकिन ज्यादातर ये बात करता है इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप का ऑर्डर क्या होगा। सर देखो जैसे ही ऑर्डर पास होता है ना कि भैया तुम्हारी कंपनी वाइंड अप हो गई, तब क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी वो यहां पे लिखा है। सबसे पहले जैसे ही आप ऑर्डर पास करोगे वाइंडिंग अप का या अपॉइंटमेंट का, आप क्या करोगे, सबसे पहले जिसको अपॉइंट किया और आरओसी को, दोनों को इंटीमेट कर दोगे 7 दिन के अंदर अंदर कि भैया तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया। इंटीमेट टू पीएलसीएल प्रोविजनल लिक्विडेटर कंपनी लिक्विडेटर एंड आरओसी विद इन 7 डेज। सर जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा
जाएगा ना, आरओसी क्या करेगा, एक चला गया आरओसी के पास, एक चला गया कंपनी लिक्विडेटर के पास। आरओसी क्या करेगा, आरओसी अपने रिकॉर्ड्स में उसको नोट करेगा, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करेगा, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को भी देगा। क्या क्या करेगा सर, अपने मेक एन एंडोर्समेंट टू द इफेक्ट्स इन द रिकॉर्ड। एंडोर्समेंट इन द रिकॉर्ड्स मतलब क्या, नोट करेगा अपने रिकॉर्ड में, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा, और अगर लिस्टेड है तो सेबी को भी भेज देगा। और सर अब क्या, अब जब ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग अप क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ बाइंडिंग अप, सबसे पहला इफेक्ट होता है डीम्ड नोटिस ऑफ डिस्चार्ज। जितने भी ऑफिसर, जितने भी एम्प्लॉइज, जितने भी वर्कमैन है, तुम्हारी छुट्टी अनलेस द बिजनेस इज कंटिन्यूड। मैंने आपको बताया था 10 माले की बिल्डिंग है, 9 माले बन चुके हैं, एक माला बचा हुआ है, तो तुम डिस्चार्ज नहीं करोगे भैया, तुम वो एक माला खत्म करोगे फिर तुम डिस्चार्ज करोगे, अनलेस द बिजनेस इज कंटिन्यूड। लेकिन अगर बिजनेस नहीं कंटिन्यू करने वाले तो डीम्ड नोटिस ऑफ डिस्चार्ज हो जाएगा। अब सर एक तो हो गया था किसके पास आया था, आरओसी के पास, दूसरा नोटिस आया था कंपनी लिक्विडेटर के पास। कंपनी लिक्विडेटर क्या करेगा, कंपनी लिक्विडेटर शैल विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द पासिंग ऑर्डर, जब मिला तब नहीं सर, जब ऑर्डर पास हो गया था ना उसके 3 हफ्ते के अंदर एक कमिटी बनाएगा जिसको हम कहते हैं वाइंडिंग अप कमिटी। जिसे अपने आईबीसी में क्या बनता है, आईबीसी में बनता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर, वैसे यहां बनेगा वाइंडिंग अप कमिटी, जिसमें मेजरली क्या होंगे सर, मेजरली होंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये लोग कहते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द नॉमिनी। उसके अलावा सर ट्राइब्यूनल के 2 लोग बैठेंगे, ट्राइब्यूनल पहले ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच टू ट्राइब्यूनल बैठाएगा, दूसरा प्रोफेशनल नॉमिनेटेड बाय ट्राइब्यूनल बैठाएगा। ये दोनों लोगों को कौन बैठाएगा सर, ट्राइब्यूनल। पहला कौन सर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, नॉमिनी ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर, और बाकी 2 लोग ट्राइब्यूनल के। इसका काम क्या होगा सर वाइंडिंग अप कमिटी का, टू असिस्ट एंड मॉनिटर द लिक्विडेशन प्रोसीड। वो असिस्ट भी करेंगे और मॉनिटर भी करेंगे। अब सर देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इन लोगों का काम क्या है, तो मैं इनके काम को 3 हिस्से में बांटता हूं। वाइंडिंग अप कमिटी शैल असिस्ट एंड मॉनिटर इन द फॉलोइंग। सर एग्जाम में आ गया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वाइंडिंग अप कमिटी, मैं आपको बताता हूं वाइंडिंग अप कमिटी का काम क्या है। सबसे पहले देखो सर, वाइंडिंग अप कमिटी क्या करेगी, असेट से रिलेटेड क्या करेगी, सबसे पहले सारे असेट्स टेक ओवर कर लेगी। और आप बाइंडिंग अप कर रहे हो, मतलब असेट बेच के आपको लाइबिलिटी पे ऑफ करना है, तो असेट्स टेक ओवर करो, उसको पे ऑफ करो, और रिकवरी ऑफ कैश प्रॉपर्टी और अदर असेट, आपका अगर कोई पैसा फंसा हुआ है तो उसकी रिकवरी करो। उसके बाद सर 2 प्रोसीजरल हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, रिव्यू ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। एक तो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर रिव्यू कर लो, और आपका ऑडिट रिपोर्ट और अकाउंट्स रिव्यू कर लो। उसके बाद क्रेडिटर से रिलेटेड 2 पॉइंट हो गए सर, आपके असेट तो फाइनलाइज हो गए, अब क्रेडिटर भी तो देखो, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी फाइनलाइज करो, और जो भी आपके पास क्लेम्स आए हैं ना उसको या तो कॉम्प्रोमाइज करो, मतलब उनको बोलो भाई 100 रुपए छोड़ना 50 रुपए में काम चला ले, या फिर उनको अबैंडन कर दो, या फिर सेटल कर दो। एंड सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अदर फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल। सर एक बार वाइंडिंग अप कमिटी का फंक्शन एग्जाम में आ गया था, उसका काम क्या है, सारे असेट्स लेना, असेट्स को सेल करना, कैश का प्रॉपर्टी का रिकवरी करना, और असेट से रिलेटेड लाइबिलिटी होता है तो लाइबिलिटी को सेटल फाइनलाइज करना और सेटल करना। और उससे के बाद सर अकाउंट से रिलेटेड क्या काम आ गया, अकाउंट्स को रिव्यू कर लेना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को एग्जामिन कर लेना, बहुत पैसे है तो डिविडेंड जो तुमने डिक्लेयर किया पे नहीं किया उसको पेमेंट कर देना, एंड अदर फंक्शंस एज मे बी डिस्क्राइब्ड। सर ये सारी चीजें किसको करनी पड़ेगी, कंपनी लिक्विडेट जो कमिटी बाइंडिंग अप कमिटी है, कंपनी लिक्विडेटर बाइंडिंग अप कमिटी की मीटिंग को बुलाएगा हमेशा सर। इंसॉल्वेंसी जैसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है सीओसी की मीटिंग बुलाते हैं, वैसे कंपनी लिक्विडेटर बुलाएगा। अब सर सुनो, कंपनी लिक्विडेटर टू प्लेस बिफोर द ट्राइब्यूनल मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑन अ मंथली बेसिस, मतलब सर हर महीने आपको मंथली बेसिस से, अब ये तीनों पॉइंट जो है ना सर रिपोर्ट से रिलेटेड है। अब आप एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाओगे, ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट बना करके आप किसको दोगे, वाइंडिंग अप कमिटी को अप्रूवल के लिए। जैसे ही वाइंडिंग अप कमिटी उस रिपोर्ट को अप्रूव कर दे, आप उस रिपोर्ट को लेके चले जाओगे ट्राइब्यूनल के पास कि भैया देखो हमारा रिपोर्ट बन गया, वाइंडिंग अप का प्लान पूरा बन गया है। समझ रहे हो, चलो सर 278 इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप ऑर्डर छोड़ दो, 279 इंपॉर्टेंट था सर, लेकिन अभी May 21 एग्जाम में आ गया तो नॉट श्योर हाउ इंपॉर्टेंट इट इज, बट बहुत बार रिपीट करने की टेंडेंसी होती है एग्जामिनर की, तो सुन लो क्या लिखा है सर। अगर आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर हो गया ना तो आपके खिलाफ कोई भी नया सूट्स या प्रोसीडिंग्स चालू नहीं होगा, और जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है ना वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रोसीडिंग चालू करनी है तो आपको एनसीएलटी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और जब आप एनसीएलटी को अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दोगे ना तो एनसीएलटी के पास 60 डेज का टाइम है जिसमें उसको रिवर्ट करना पड़ेगा कि भाई तुम ये प्रोसीडिंग्स कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ये जो प्रोसीडिंग, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास अपील फाइल करने जा रहे हो। मैंने क्या बोला दोस्त, अगर आपका वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया, कोई भी सूट्स या लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं होगा, और जो पेंडिंग है ना वो प्रोसीड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको प्रोसीड करना है तो यू कैन टेक लीव ऑफ द ट्राइब्यूनल। अगर आप लीव लेने जा रहे हो तो आपको 60 डेज के अंदर ट्राइब्यूनल हाँ या ना बोल देगा। 280 जुरिस्डिक्शन ऑफ द ट्राइब्यूनल, कोई जरूरत नहीं है दोस्त। 281 सबमिशन ऑफ द कंपनी, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय द कंपनी लिक्विडेटर। दोस्त सुनो, ये क्या बात कर रहे हैं, सिमिलर टू इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जैसे अपने
इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता था ना, वैसे यहाँ पे एक रिपोर्ट बनेगा जिसको हम कहते हैं, जो कंपनी लिक्विडेटर बनाएगा उसको सबमिट करना पड़ेगा किसको, उसको सबमिट करना पड़ेगा ट्राइब्यूनल को। विद इन 60 days of the order of the winding up and appointment, the company liquidator shall furnish a report to the tribunal containing the following thing। बस सर फर्क ये है, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का पर्पस अलग होता था, कंपनी ये जो रिपोर्ट है इसका पर्पस अलग है। यहाँ पे रिपोर्ट का पर्पस ये है कि रिपोर्ट देख के ट्राइब्यूनल को समझे कि कंपनी की पोजीशन क्या है और उस हिसाब से वो टाइम लिमिट दे कि कितने टाइम लिमिट में तुमको वाइंडिंग अप करना है। तो यहाँ पे रिपोर्ट में तुम क्या क्या दोगे दोस्त, मेरे को ये नीचे टेबल पे आ जाना। तो ये टेबल में मैंने समराइज कर दिया आपको क्या क्या देना पड़ेगा। आपको असेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देने पड़ेंगे, जैसे आपकी कंपनी के कितने असेट्स हैं, कितना कैश है, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है और उसका वैल्यूएशन क्या है जो आप रजिस्टर्ड वैल्यूएटर से करवाओगे। उसके बाद असेट से रिलेटेड आप ये बताओगे डेट्स ड्यू टू कंपनी, कंपनी को कितना पैसा आना है वो भी बताओगे। आपकी कंपनी का कुछ ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उसका भी आप डिटेल दोगे। ये तो हो गए सर असेट से रिलेटेड 3 पॉइंट। अब और क्या सर, अब आपको लायबिलिटी से रिलेटेड 3 पॉइंट देना है। पहला, आपके एग्जिस्टिंग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी कितनी है और आपने गारंटी कितना दे रखा है, क्योंकि वो भी एक तरह का कंटिंजेंट लाइबिलिटी ही है। अब आ जाते हैं सर इक्विटी पे। इक्विटी से रिलेटेड आपका कैपिटल कितना इशूड है, कितना सब्सक्राइब्ड है, कितना पेड अप है, कितना ये इशूड सब्सक्राइब्ड और पेड अप है, क्या आपके लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज है इक्विटी में, और डिटेल्स ऑफ अनपेड कॉल्स, कितना कॉल्स अभी तक अनपेड है। ताकि सर आपको क्या होगा ना, ये सबसे ट्राइब्यूनल देखेगा भाई कितने पैसे आने वाले, कितने पैसे पे करने, कितना समय लगेगा, ये सब में जितना ज्यादा आपका पैसा आना है उतना ज्यादा समय लगेगा आपको। अदर्स में सर आपको ये बताना पड़ेगा अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर जॉइंट वेंचर्स हैं जो सबसिस्टिंग है, क्या आपकी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का डिटेल्स हो, और आपके अगेंस्ट कोई लीगल केसेस या कोई अदर चीजें हैं क्या, ये तीनों आपको बताने पड़ेंगे। असेट से रिलेटेड 3 पॉइंट, लायबिलिटी, इक्विटी और अदर्स। सर एक बार मेरे साथ याद कर लो, असेट से रिलेटेड आपके सारे असेट्स, कैश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डिटेल। ये एनआईएस मतलब पता नहीं सर मैंने क्या सोच के लिखा, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सेकंड, डेट ड्यू टू दी कंपनी। थर्ड, ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लायबिलिटी के केस में क्या है दोस्त, एक्जिस्टिंग लायबिलिटी कितना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी कितना है इंक्लूडिंग गारंटी। इक्विटी के केस में आपका कैपिटल इशूड सब्सक्राइब पेड अप कितना है, और अदर केस में ये सारी चीजें। दोस्त एग्जाम में नहीं आ सकता, लेकिन अगर आ गया तो आपको ये इतना इजी है चारों पॉइंट कि आपको याद हो जाना चाहिए। ये क्या पढ़ रहे हैं सर आप, जो रिपोर्ट कंपनी लिक्विडेटर बना करके किसको देगा, कंपनी लिक्विडेटर बना करके जो ट्राइब्यूनल को देगा, उसमें क्या क्या चीजें आएगी। अब सर देखो, आपको रिपोर्ट में ये सारी चीजों के अलावा दो और चीज इंक्लूड करना पड़ेगा कि भैया कि कंपनी के फॉर्मेशन में फ्रॉड या मैनेजमेंट में फ्रॉड तो नहीं है, द मैनर इन विच द कंपनी इज प्रमोटेड और फॉर्म्ड एंड द ओपिनियन वेदर फ्रॉड इज कमिटेड बाय एनी पर्सन इन प्रमोशन और फॉर्मेशन। आपने क्या फ्रॉड किया है, उस पे भी आपको कंपनी लिक्विडेटर को अपना रिपोर्ट देना पड़ेगा। क्योंकि देखो बॉस, अगर एक कंपनी का बंद हो रहे हो और अगर उस कंपनी में फ्रॉड हुआ था ना, तो कंपनी लिक्विडेटर जैसे ही अपने रिपोर्ट में लिखेगा वैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा उस कंपनी के अगेंस्ट। ऑल्सो सर इन द रिपोर्ट ही विल हैव टू इंक्लूड टू थिंग्स, वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंड स्टेप्स नेसेसरी टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द एसेट। ये दोनों चीजें आपको इंक्लूड करके भेजनी पड़ेगी सर अपने रिपोर्ट में। अब सर कौन रिपोर्ट भेज रहा है, कंपनी लिक्विडेटर ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट भेज रहा है। उस बेसिस पे ट्राइब्यूनल 282 में अपना डायरेक्शन देगा। सर डायरेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन में बेसिकली वो बताएगा कितने टाइम लिमिट में वाइंडिंग अप खत्म होना चाहिए। और अगर डिस्कशन के बाद, सबके साथ डिस्कशन करने के बाद लगा नहीं भैया ये वाइंडिंग अप का जो टाइम लिमिट है ये कम है, हमको बढ़ा देना चाहिए, बढ़ाने से इट विल बी गुड फॉर द बिजनेस, तो वो बढ़ा देगा सर टाइम लिमिट। सर एक एक शब्द जो मैं बोल रहा हूं ना वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जाम में आएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको। सर सुनो, 282 डायरेक्शन ऑफ द वो था, वो छोड़ दो। 281 इंपॉर्टेंट था। 281 में कंपनी लिक्विडेटर ने रिपोर्ट दिया। अब सर 283 है कस्टडी ऑफ द कंपनी प्रॉपर्टी। सर देखो, अगर कंपनी का प्रॉपर्टीज जो है ना वो सारा विल बी डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ होम, टू बी डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ होम, कंपनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर ऑन द डेट ऑफ फाइंडिंग अप, सारी चीजें डीम्ड हो जाएगी। एंड सर नहीं सॉरी, इट विल बी डीम्ड टू बी इन द कस्टडी ऑफ द ट्राइब्यूनल, लेकिन उसका पोजीशन कौन ले लेगा सर, कंपनी लिक्विडेटर। और सर अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि कोई कॉन्ट्रीब्यूटरी है, कोई बैंकर है, ट्रस्टी, रिसीवर, एजेंट, ऑफिसर या अदर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है जिसके पास कंपनी के एसेट्स पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टीज पड़े हुए हैं, तो वो ऑर्डर करेगा कि वो ला करके कंपनी को दे दो। कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है सर, जाने दो। सेक्शन 284 प्रमोटर, डायरेक्टर एक्सेट्रा कोऑपरेट विद कंपनी लिक्विडेटर। हाँ सर, अगर लिक्विडेशन हो रहा है तो कंपनी को वाइंडिंग अप हो रहा है तो सारे लोगों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। 285 सुपर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ द एसेट। सर सुनो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी डिफाइंड है सर सेक्शन 226 में, बहुत बार डेफिनेशन आ चुका है, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लो। 226 226 स्पेशल 26 में क्या लिखा हुआ है कॉन्ट्रीब्यूटरी के बारे में। 226 कॉन्ट्रीब्यूटरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, मींस अ पर्सन लायबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाइंडिंग अप। जब एक कंपनी वाउंड अप हो रही है ना, तो उस केस में जो कंपनी के एसेट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे ना वो लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी कहलाते हैं सर। जनरली वो
वो होते हैं जो मेंबर्स होते हैं। पर सर मेंबर्स का मतलब अगर 10 रुपए का कैपिटल था, 5 रुपए पे कर दिया, तो जो बचा हुआ 5 रुपए है ना वो कॉन्ट्रीब्यूटरी हो जाएंगे। लेकिन सर अगर एक फुल्ली पेड अप शेयर्स भी है ना, मतलब पूरा का पूरा पे कर दिया ना, तब भी कॉन्ट्रीब्यूटरीज के आपके राइट्स रहेंगे। भले आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी क्योंकि आपने सारा पैसा दे दिया, लेकिन राइट्स रहेंगे। सर ये एक्सप्लेनेशन आपको याद करना पड़ेगा। अ पर्सन, याद कर लो पॉज करके एक बार सुनने के बाद, अ पर्सन होल्डिंग फुल्ली पेड अप शेयर्स इन अ कंपनी shall be considered as contributory but shall have no liabilities of a contributory under the act while retaining the rights of such contributory। जब तक आप राइट रिटेन करते हो तब तक आपका कोई वाइल्स रिटेनिंग द राइट ऑफ सच कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब सर आपका राइट्स रहेगा लेकिन आपका लाइबिलिटी नहीं रहेगा। ये हो गया सर कॉन्ट्रीब्यूटरी का डेफिनेशन। मतलब कॉन्ट्रीब्यूटरी में आप यू इमेजिन कर लो, एक तो जो अनपेड शेयर होल्ड करता है, फॉर एग्जांपल यू इमेजिन कर लो जो अनपेड शेयर होल्ड करता है, मतलब 10 रुपए का कॉल, अनपेड नहीं अनकॉल्ड वैल्यू, 10 रुपए का शेयर था, अभी तक 5 रुपए मंगवाया, 5 रुपए कंपनी ने अभी तक मंगवाया नहीं है, तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी हो गया। भले वो आज शेयर होल्ड करता है या प्रायर मेंबर था, पहले मेंबर था। अब सर सुनो, कॉन्ट्रीब्यूटरी अब क्या होगा, जैसे ही आपका ट्राइब्यूनल वाइंडिंग आपका ऑर्डर पास कर देगा ना, उसका सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है सेटल द लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज। जितने भी आपके कॉन्ट्रीब्यूटरीज है जिनसे पैसे आने वाले हैं वो लिस्ट सेटल कर लो। दूसरा, रेक्टिफिकेशन ऑफ द इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अगर आपको लगता है कि भैया ये जो शेयर है ये इसके नाम पे नहीं इसके नाम पे होना चाहिए, वो रेक्टिफिकेशन कर लो। एंड कॉज द असेट्स ऑफ द कंपनी टू बी अप्लाइड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटीज। मतलब अपने असेट्स को बेचो और जो पैसे आएंगे अप्लाई इट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ योर लाइबिलिटी। 3 काम है सर, सेटल द लिस्ट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरी, किससे पैसे आने वाले, मेंबर का नाम करेक्ट करो अगर लगता है तुमको करना चाहिए, और अपने एसेट बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ करो। सर सेटल द लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी जो होता है ना, उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है। अगर ट्राइब्यूनल को ये लगता है कि ना ही उसको कॉल करने पड़ेंगे, मतलब असेट सफिशिएंट है, हमको कोई कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमको ना ही किसी के राइट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। सर राइट्स एडजस्ट क्या होता है मैंने आपको उस वाले लेक्चर में समझाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन अगर आपको राइट्स एडजस्ट करना है, एक लोगों से, एक मेंबर से मंगवा के दूसरे मेंबर को देना है, अगर आपको लगता है ना ही कॉल करने की जरूरत पड़ेगी ना ही राइट्स एडजस्ट करना है, तो आप ना सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज को छोड़ सकते हो। अब सर सुनो, in settling the list of contributories, distinguish contributories in own right and contribution as represented by others छोड़ दो। इंपॉर्टेंट है ये सर, अगर आप एक लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज सेटल कर रहे हो ना कि भैया कौन कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो उसमें कोई भी पर्सन का नाम आ जाएगा जो आपका मेंबर है या जो आपका मेंबर था। इट विल इंक्लूड एनी पर्सन हु इज और हैज बीन अ मेंबर एंड इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी फॉर। सर आप क्यों कंट्रीब्यूट करोगे एसेट ऑफ द कंपनी के लिए, कि ताकि मेरे से लेके दूसरे मेंबर को दे दे? हाँ सर ऐसा भी हो सकता है। पहला, या तो पेमेंट ऑफ डेट्स और लाइबिलिटीज एंड कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, या तो वाइंडिंग अप के कॉस्ट का या फिर कंपनी की डेट्स और लाइबिलिटी के पेमेंट के लिए, या फिर सर आपका फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग्स देमसेल्फ। कॉन्ट्रीब्यूटरीज का आपस में राइट्स एडजस्ट करने के लिए भी आपसे पैसे मंगवाया जा सकता है। और सर वो क्या बोल रहे हैं, अगर लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी आप मेंटेन कर रहे हो ना, तो उसमें हर किसी मेंबर का नाम आएगा जो अभी मेंबर है या था, जो लायबल है क्या चीज के लिए, पेमेंट करने के लिए। इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप, फॉर व्हाट, फॉर पेमेंट ऑफ डेट और लाइबिलिटी और कॉस्ट ऑफ वाइंडिंग अप, और फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द राइट्स और ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अमंग्स देमसेल्फ। लेकिन सर कुछ चीजें हैं, मतलब हर कॉन्ट्रीब्यूटर लायबल नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शन है। पहला, अगर आप मेंबर जो थे ना वो 1 साल पहले मेंबर थे, मतलब आप पिछले 1 साल में मेंबर ही नहीं थे कंपनी के, तो काहे का कॉन्ट्रीब्यूटरी भाई। दूसरा, अगर आपका जो डेट की रीपेमेंट की बात हो रही है ना, वो आपने मेंबरशिप खत्म होने के बाद ली थी। मतलब सर आज मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, 2 महीने मैंने रिलायंस के शेयर होल्डर हुए, 2 महीने बाद मैंने खत्म कर दिया, उसके बाद तुरंत ही रिलायंस ने एसबीआई से बहुत बड़ा लोन लिया। अब उस लोन के लिए मैं क्यों पैसा भरूंगा, वो तो लोन तो मेरे मेंबर के मेरे मेंबरशिप खत्म होने के बाद ली थी ना, तो आई एम नॉट लायबल। थर्ड केस सर, अगर पुराने मेंबर से पैसे तभी लेंगे अगर जो प्रेजेंट मेंबर है ना वो लोग अपने कॉल्स पे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनका कॉल्स का पैसा जो है वो सफिशिएंट नहीं है। 3 केस एक्सेप्शन है सर। पहला, अगर आप पिछले 1 साल पहले मेंबर थे, पिछले 1 साल में आप मेंबर नहीं थे, अ पर्सन हु हैज बीन अ मेंबर शैल नॉट बी लायबल टू कंट्रीब्यूट इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर फॉर मोर देन 1 ईयर प्रीसीडिंग द वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप से 1 साल पहले से ज्यादा आप सीज कर चुके हो इन रेस्पेक्ट ऑफ डेट्स और लाइबिलिटी कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर ही सीज टू बी अ मेंबर, या फिर आप कभी भी सीज किए लेकिन आपका डेट्स और लाइबिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर यू सीज टू बी अ मेंबर। तीसरा सर, अगर 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 प्रेजेंट मेंबर जो है वो अनएबल टू सेटिस्फाई रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, तभी आप पुराने मेंबर्स के पास जाओगे। अब सुनो सर, अगर कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स है ना, तो अनपेड अमाउंट तक ही मंगवा सकते हो, और अगर कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है ना, तो जितना उन्होंने गारंटी दिया था सिर्फ उतना ही मंगवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं मंगवा सकते। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सर, यही चीज है, यही इंपॉर्टेंट है, 1 साल का टाइम लिमिट, और अगर जो डेट या लाइबिलिटी है दैट वाज कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर यू सीज टू बी अ मेंबर, यही इंपॉर्टेंट है सर। 285 बहुत इंपॉर्टेंट था। 286
286 से लेके बहुत कम इंपॉर्टेंट है सर। ऑब्लिगेशन ऑफ, मतलब एक सेकंड, जो पार्ट 2 में बनाऊंगा वीडियो में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट सुन लो। ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजर्स सर, जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स और मैनेजर्स हैं उनका ऑब्लिगेशन ये होता है कि भैया उनकी लाइबिलिटी जनरली अनलिमिटेड होती है, उनको अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन अगर उनका एक साल पहले ऑफिस खत्म हो गया था या फिर जो डेट या लाइबिलिटी है वो बाद में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उनके ऑफिस खत्म होने के बाद, तो वो लाइबल नहीं होंगे सर। एक 287 में एडवाइजरी कमेटी बनता है। एडवाइजरी कमेटी क्या होता है दोस्त? एडवाइजरी कमेटी वो होता है जिसका दो काम होता है, एक तो कंपनी लिक्विडेटर को असिस्ट करना, दूसरा आपको ट्राइब्यूनल को रिपोर्ट करना। क्या काम होता है? एडवाइज द कंपनी लिक्विडेटर एंड रिपोर्ट टू द ट्राइब्यूनल, ये दो काम होते हैं सर। अब सर कंपनी एडवाइजरी कमेटी में कितने लोग होंगे? तो लॉ कहते हैं 12 मेंबर या उससे कम होंगे। कौन लोग होंगे सर? या तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी होंगे या क्रेडिटर या फिर जो भी पर्सन एनसीएलटी अपॉइंट करेगा। लेकिन सर अभी कॉन्ट्रीब्यूटरी या क्रेडिटर को अपॉइंट करने के लिए पता तो होना चाहिए कौन होगा। तो इन्होंने ओनस डाला है कंपनी लिक्विडेटर के अंदर कि भैया जिस दिन तो वाइंडिंग अप का ऑर्डर होगा ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग बुला देना क्रेडिटर की और कॉन्ट्रीब्यूटरीज की, ताकि उसमें से हम छाट पाए एडवाइजरी कमेटी कौन बनेगा। कन्वीन अ मीटिंग फॉर टू एनेबल द ट्राइब्यूनल टू डिटरमाइन मेंबर ऑफ द एडवाइजरी कमेटी। एंड सर उनका राइट होगा, वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और हर वो चीज जो कर सकते करना चाहे कर सकते हैं। इनका मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा सर? कंपनी लिक्विडेटर। दोस्त एक चीज सुन लो, ये बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्राइब्यूनल में एडवाइजरी कमेटी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। 288 छोड़ दो सर। 299 पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर में आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड पढ़ रहे हो जिसमें ज्यादा टाइम देने वाले हो, उसमें मैंने आपको याद करवाया है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का या आईआरपी का पावर क्या होता है। यहां पे वो सेम ही पावर है सर, बिजनेस कंडक्ट करना, प्रॉपर्टीज अपने कंट्रोल में लेना, कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न कंडक्ट करना, कोई भी पैसे रेज करना, सूट्स और प्रोसिक्यूशन देखना, क्लेम सेटल करना, इंस्पेक्ट करना, रैंक प्रूव करना, प्रोफेशनल असिस्टेंस लेना अगर उसको लेना है तो, एंड ऑल सच एक्शन एज इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ द वाइंडिंग अप। 291 प्रोफेशनल, सर मैं भगा नहीं रहा हूं, वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है, ठीक है, टेंशन मत लो। 291 प्रोफेशनल असिस्टेंस टू कंपनी लिक्विडेटर। अगर कंपनी लिक्विडेटर को लगता है अरे मेरे को किसी का असिस्टेंस चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए का, तो वो असिस्टेंस ले सकता है, लेकिन उसको ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लगेगा सर। ट्राइब्यूनल के अप्रूवल के बाद ही वो होशियारी मारेगा। और सर लेकिन जिसका असिस्टेंस ले रहा है ना, उसका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और इंडिपेंडेंस का लैक नहीं होना चाहिए। 292 एक्सरसाइज एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी लिक्विडेटर्स पावर। सर सुनो, एक चीज, एक प्रोविजन है कि जब कंपनी लिक्विडेटर अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वो दो लोगों की बात सुनेगा। एक तो उसके वाइंडिंग अप कमिटी का जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज है, दूसरा अपने एडवाइजरी कमिटी का। लेकिन सर इन दोनों की बातों में अगर कॉन्फ्लिक्ट आया ना, तो प्रिवेल कौन करेगा? वाइंडिंग अप कमिटी, मतलब सर रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी और क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि सर एडवाइजरी कमिटी तो यूं ही बना है। अब सर सुनो, कभी कभी कंपनी लिक्विडेटर को ना ओपिनियन चाहिए होता है, तो वो चाहे तो क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज का कभी भी मीटिंग बुला सकता है। लेकिन सर अगर खुद नहीं बुलाना चाहता, लेकिन 10% से ज्यादा वैल्यू जो होल्ड करते क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरीज, उन्होंने इसको एप्लीकेशन दिया, किसको? कंपनी लिक्विडेटर को, कि भाई तू एक मीटिंग बुला, तो उसको मीटिंग बुलाना पड़ेगा। तो सर समनिंग मीटिंग्स ऑफ क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटरीज सुओ मोटो, मतलब खुद भी बुला सकते हैं जब उसकी इच्छा है, या फिर अगर 10/1/10 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स या कॉन्ट्रीब्यूटरी से ज्यादा ने अगर राइटिंग में रिक्वेस्ट किया तो उसको बुलाना पड़ेगा। अब सर सुनो, अगर किसी कंपनी लिक्विडेटर की किसी हरकत से अगर कोई वाइंडिंग अप, कोई अगर क्रेडिटर जो है वो अग्रीव्ड हो जाता है, तो वो ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता है, ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा। 293 में बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा सर, कितना रिसीव हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, और उस बुक का ऑडिट होगा, और ऑडिट होने के बाद वो फाइल हो जाएगा ट्राइब्यूनल और आरओसी के पास। सर 295 पेमेंट ऑफ डेट बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड सेट ऑफ। सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, सुनो। कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, एक मेंबर होता है, उससे पैसे लेने होते हैं कंपनी को, लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी कंपनी को, उसी कॉन्ट्रीब्यूटरी को एक दूसरी तरफ से पैसे देने भी होते हैं, कि भैया तू चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू मेरा कॉन्ट्रीब्यूटरी है, तो तू पैसे दे, लेकिन तूने मेरे को अकाउंटिंग सर्विस भी प्रोवाइड की, तो तू मेरे से पैसे लेने भी हैं, तो क्या वो सेट ऑफ हो सकता है? लॉ कहता है देख भैया, अगर वो कॉन्ट्रीब्यूटरी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ना, तो तू सेट ऑफ कर दे, लेकिन अगर लाइबिलिटी है लिमिटेड है ना, तो फिर तू देख सारे क्रेडिटर्स का या डेट का पेमेंट हो गया है कि नहीं। अगर हो गया है तो तू सेट ऑफ कर दे, वरना तू सेट ऑफ नहीं कर सकता। मतलब सर कुल मिला के सेट ऑफ करने नहीं दे रहे हैं। अगर तेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब भैया सेट ऑफ करने के बाद भी तेरे को पैसे तो देने पड़ेंगे, तो तू सेट ऑफ कर दे। लेकिन अगर लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, तो तू देख ले सारे क्रेडिटर्स का और डेट का पेमेंट हो गया है कि नहीं। अगर हो गया तो तू सेट ऑफ कर ले, ठीक है। ये हो गया इन केस ऑफ अ अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। सर पावर 296 पावर टू मेक ऑफ ट्राइब्यूनल टू मेक कॉल्स। सर ट्राइब्यूनल जितने भी अनपेड कॉल्स है ना, उनको बोलेगा भैया पैसे भर दो, और उनको बोलेगा, उनको कॉल करेगा और उनको ऑर्डर भी करेगा पैसे भर दो। 297 298 छोड़ दो सर,
ठीक है, द ट्राइब्यूनल शेल एडजस्ट द राइट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्फ एंड डिस्ट्रीब्यूट एनी सरप्लस अमंग द पर्सन एंटाइटल्ड टू। मतलब सर अगर एक क्लास ए शेयर था, एक जने ने 10 रुपए पे 5 रुपए पे किया था, दूसरे जने ने 10 रुपए पे 4 रुपए पे किया था, तो वो 4 रुपए वाले को बोलेगा भाई तू 0.5 रुपीज दे, मैं लेकर के वो 5 रुपए वाले को दे दूंगा, ताकि तुम दोनों का नुकसान 4.5 हो। ऐसा नहीं कि उसका 5 रुपए का तेरा 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स। 299 पावर ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड टू हैव प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। सर अगर ट्राइब्यूनल को लगता है भैया किसी कोई एक पर्सन है जिसके पास इस कंपनी का कोई प्रॉपर्टी एसेट पड़ा हुआ है या बुक्स और पेपर्स पड़ा हुआ है, तो वो उसको बोलेगा भाई तू जरा आ करके उस प्रॉपर्टी को या फिर बुक्स और पेपर को मेरे पास दे करके चले जा, बस इंपॉर्टेंट नहीं है सर। सुनो, 300 भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, 301 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ा देता हूं। अगर 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 ट्राइब्यूनल को लग रहा है कि भैया जिस मेंबर के पास या तो कॉन्ट्रीब्यूटरी या फिर कोई ऐसा मेंबर है जिसके पास कंपनी का बुक्स और पेपर्स है, और वो लोग ना इंडिया छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं, एब्सकॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, गायब होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर्टी जो है उसका उसका पता ना चल पाए या फिर उनको अपना एग्जामिनेशन ना करवाना पड़े, तो सर ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगा कि उसको डिटेन करो, मतलब उसको गिरफ्तार करो। मतलब गिरफ्तार नहीं सर, डिटेन और अरेस्ट तो अलग अलग वर्ड होता है, लेकिन वो कहेगा डिटेन करो, and his books and papers and movable property to be seized and safely kept by the tribunal as may be order। सर क्या लिखा है एक बार पढ़ लो, क्योंकि एग्जाम में आता है। अरेस्ट ऑफ अ पर्सन absconding इंडिया एट एनी टाइम ईदर बिफोर और आफ्टर पासिंग ऑर्डर ऑफ द वाइंडिंग अप। सर अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास भी नहीं हुआ है और अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाइड दैट अ कॉन्ट्रीब्यूटरी, कौन सर, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी या फिर एक पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी, बुक्स ऑफ पेपर्स और ऑफ अ कंपनी इज इन पोजीशन। सर कॉन्ट्रीब्यूटरी में करंट मेंबर और पास्ट मेंबर भी आता है। वो क्या कर रहा है, इज अबाउट टू लीव इंडिया और अदरवाइज abscond और रिमूव और कंसील एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर इवेडिंग द पेमेंट ऑफ द कॉल। सर वो अपने सारे प्रॉपर्टीज बेच देना चाहता है ताकि उसको कॉल्स का पेमेंट ना करना पड़े, तो ट्राइब्यूनल ऑर्डर करेगा कि उसको डिटेन करो और उसके पास जो बुक्स और पेपर्स है या मूवेबल प्रॉपर्टी है ना उसको सीज करो और ट्राइब्यूनल अपने पास रखने बोलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सर। सर 302 भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक बार वाइंडिंग अप हो जाता है ना और पूरे एसेट्स बेच के पूरे लाइबिलिटी पे ऑफ कर देते हो ना, तो कंपनी लिक्विडेटर जाके ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन देगा कि भाई वाइंडिंग अप हो गया, प्लीज मुझे डिसॉल्व कर दे। अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि इट इज जस्ट एंड रीजनेबल दैट द कंपनी शुड बी डिसॉल्व, इट विल ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी एंड द कंपनी स्टैंड्स डिसॉल्व फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। सर जैसे ही ऑर्डर पास होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर ट्राइब्यूनल वो ऑर्डर जो है आरओसी को भी भेज देगा और कंपनी लिक्विडेटर को भी भेज देगा। कंपनी लिक्विडेटर तेरी मेहनत सफल हुई, आरओसी तू इसको रजिस्टर कर ले। ये हो गया सर कंपनी का डिसोल्यूशन। ये हो गया सर पूरा पार्ट 1 जहां पे हमने पढ़ा बेसिक प्रोविजन कैसे वाइंडिंग अप होता है, ट्राइब्यूनल के पास कैसे जाकर के एप्लीकेशन होता है। सर बहुत आसान था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। प्लीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है, इसको सुनना बहुत जरूरी था। पार्ट 2 इससे कसम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं देख सकते अगर आपने यहां तक अभी देखा है। मैं पार्ट 2 जो मेरा वीडियो का होगा उसमें पार्ट 3 कवर करूंगा मैं, प्रोविजन एप्लीकेबल फॉर दी टू ऑल टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप, बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका वाइंडिंग अप में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, नोट्स डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, पूरा वीडियो अगर आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, क्लिक ऑन द लाइक बटन इफ यू लाइक्ड इट। ओके, थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय।